व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, लाइक इस फील्ड में आए कैसे, व्हाट इंस्पायर्ड यू? कैटेगरी सिस्टम होने की वजह से MBBS मुझे नहीं मिला और मुझे BDS ऑफर हुआ। BDS मुझे नहीं करना था। आपके पास कोई सेलिब्रिटी पेशेंट्स आए हैं अभी तक? एक पेशेंट थे अनिल कुंबले सर, उनका ट्रीटमेंट किया है मैंने। 80s 90 के विलन्स जो रहे थे वो लोग भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तब विलेंस थे मैम, अब लेजेंड्स हैं। सेलिब्रिटीज फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो आम आदमी को लगेगा मुझे भी कराना चाहिए। आपने कहा इतना सेफ है, बट क्या सच में ही सेफ है इतना? वी ऑफन लिसन कि किसी डॉक्टर ने बहुत केस बिगाड़ दिया, जिस वजह से वो भरोसा अभी तक बन ही नहीं पाया है। ये माइंडसेट से आ रहे हो कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपकी मसाज करेगा, तो आई थिंक कि आप रॉन्ग माइंडसेट में हो। ऐसा भी हम करते हैं कि हम डिस्टेंस से उनको हील करते हैं। कोई पेशेंट है और वो आपको फ़ोन पे कह रहा है मुझे रेकी एनर्जी सेंड करके हील करो, एनर्जी उसको हील करती है। जो मैम लड़कियों को ये पीरियोडिक साइकिल में पेन रहता है, कैन इट बी क्योर्ड विद फिजियोथेरेपी? इट कैन बी क्योर्ड। पैरालिसिस पेशेंट को कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है ऐसी जो उनको बेड से उठा सके। एक फिजिकल थेरेपिस्ट है, पैरालिसिस पेशेंट को भी प्रॉपरली वॉक करा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट होते हैं जिनको नी में होता है, इस तरीके से आपने करना है और इसको इस तरीके से हिट करने से आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी रिलीफ मिलता है। 90 इयर्स के आंटी आते हैं, विदाउट स्टिक वो चल नहीं पा रहे थे। 45 सिटिंग्स दी मैंने उनको और आंटी विदाउट स्टिक आज प्रॉपरली चलते हैं। ग्रेट मैम। AC चल रहा है और उसमें आप लगे पड़े हो कि मुझे स्वेट हो जाए। आपको ब्रेन क्या बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं आ रहा है। Physiotherapy and myths around it. In today's topic, we are going to discuss everything regarding this topic with Dr. Shilpi Tomar, who is a physiotherapist and Reiki healer. Is physiotherapy just about massages? क्या ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या यंगस्टर्स कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस? आज ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज दिस एपिसोड इज गोइंग टू हील यू कम्प्लीटली। Hello ma'am, welcome to TNT Show podcast. Thank you so much for having me here. I'm little bit on tenterhooks, pumped up. Thank you. मैं अभी तक सोचती थी कि पॉडकास्ट सिर्फ सेलिब्रिटीज़ और वेल नोन फेसेस के ही लिए होते हैं, पर आपने मुझे बुलाकर मुझे ऐसा फील कराया कि नहीं, सिंपल प्रैक्टिसिंग फिजिकल थेरेपिस्ट भी आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। The pleasure is all ours. And first of all ma'am, please introduce yourself and tell us, our audience, a little bit of your background. See, I am Dr. Shilpi Tomar. I am physical therapist, musculoskeletal and sports injury specialist, physical health counselor and a holistic healer also. Like a Reiki healer, they call it. Yeah, kind of. Reiki and angel healing both I have done. So, I mean, I'm in spiritual awakening process. Okay. तो वो एक holistic journey है, तो उसमें भी मैं हूँ आजकल। Okay मैम। सो मैम, फिजियोथेरेपी के बारे में हम लोगों ने फिर भी काफ़ी कुछ सुना है, बट व्हाट इज़ दिस रेकी हीलिंग? आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ टच थेरेपी। मतलब जो आपके मास्टर्स होते हैं वो आपका ब्रेन अट्यून करते हैं, जिसमें वो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ एनर्जी को आपके अंदर डालते हैं। उनका एक प्रोसेस होता है जो वो फॉलो करते हैं और आपको ये फील होता है प्रॉपरली कि कोई एनर्जी आपके बॉडी में एंटर हुई। उसके बाद उसको आपको कॉल करना होता है बाय मेडिटेशन एंड प्रैक्टिसिंग, और उसके बाद उस एनर्जी को आप अपने पाम में फील करते हैं। राइट। उसके बाद अब कोई जैसे कहीं पेन है, कभी आपको वायरल हुआ है या कोई और आपको फिज़िकल हेल्थ इशू आ रहा है किसी चीज़ में, तो आप सिर्फ टच करके उस जगह को और रेकी को कॉल करते हो, एनर्जी आती है और एनर्जी उसको हील करती है। इसमें कुछ मिनट्स लगते हैं पर हीलिंग आपकी प्रॉपर होती है और रिकवरी आती है, ऐसा देखा गया है और मैंने भी देखा है वाइल प्रैक्टिसिंग रेकी। तो एंड इसमें दो हैं, एक टच थेरेपी है जिसको आप टच करके हीलिंग देते हैं, और एक है डिस्टेंस हीलिंग। अगर आप और उसमें मास्टर कर लेते हैं तो आप दूर बैठे कहीं कोई पेशेंट है और वो आपको फ़ोन पे कह रहा है कि ऐसे ऐसे मुझे मुश्किल आ रही है, कहीं दर्द आ रहा है, तो आप मुझे रेकी एनर्जी सेंड करके हील करो। तो ऐसा भी हम करते हैं कि हम डिस्टेंस से उनको हील करते हैं।
पर कैसे मैम, मतलब इसके साइंटिफिक एविडेंस मैं जितना इसके मैं बारे में आपको पढ़ रही थी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। नहीं, ये देखिए, कंट्रोवर्सी तो दुनिया का पैटर्न है ना? लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ एक्सपीरियंस खुद कर लेते हो, तो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाती है, राइट? तो डिस्टेंस हीलिंग में क्या है कि हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन मेथड आपने सुना होगा, है ना? तो हम उनको विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि हम उनकी फ़ोटो मंगाते हैं कि आप अपनी फ़ोटो भेज दीजिए, तो हम उस फ़ोटो को देखते हैं और उन्होंने जो बताया होगा जिस एरिया में उनके दर्द है या उनको रेकी एनर्जी चाहिए, तो उस एरिया पे हम उस पाम को रख के और रेकी को कॉल करके एनर्जाइज करते हैं वो एरिया, और पेशेंट को वहाँ हीलिंग फील होती है, रिकवरी आती है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। देखिए, फिज़िकल थेरेपी और जो ये होलिस्टिक हीलिंग है, ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं। ओके। तो बिना एविडेंस के सिर्फ हवा में बातें इसमें नहीं करते हैं। जो लोग प्रैक्टिशनर हैं उनको एक्चुअली एविडेंसेस, उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो नज़र के सामने हैं, जो उन्होंने देखे हैं, फील किए हैं, महसूस किए हैं। सामने वाले ने, जिसने रेकी एनर्जी ली है, उसने बताया है कि मैं हील हो रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो आके कितनी बार थैंकफुल होते हैं, हम लोग को कितने सारे रिव्यूज़ मिलते हैं। तो ये चीज़ है इसमें। एंड मैम, ये मेडिटेशन से अलग कैसे है? लाइक अगर मुझे ये हीलिंग करनी है, अगर मैं मेडिटेट करूं, क्योंकि बहुत सारे जो मेडिटेशन गुरुज भी होते हैं वो भी जब हमें मेडिटेट करने को बोलते हैं, अगर आप कोई भी क्रिया करो इसमें, तो वो भी हमें बोलते हैं कि जिस पोर्शन में अगर आपको बॉडी में कहीं पेन है या कहीं पे कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है, फोकस ऑन दैट एरिया एंड देन ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये इससे अलग कैसे है? मतलब रेकी के लिए ज़रूरी है यू नीड समबडी टू हेल्प यू? एक्चुअली रेकी इज़ अ प्रोसेस। तो वाइल प्रैक्टिसिंग सम प्रोसेस यू नीड वन, आई मीन गुरु टाइप, मतलब गुरु आपको चाहिए होता है। आप अगर मेडिटेशन में भी आ रहे हो तो आपको एक बताने वाला चाहिए कि आप मेडिटेशन को स्टार्ट करोगे कैसे, है ना? क्योंकि यूं ही तो मेडिटेशन आप कितना भी प्रैक्टिस करो, वो आप पे वो कंसंट्रेशन लेवल कहाँ से लाओगे? फॉर दैट यू नीड गाइडेंस। तो बेसिकली जो ये रेकी जो मास्टर्स होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि आप कैसे उस एनर्जी को अपने अंदर ला सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करके उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हो, राइट? ओके। तो मतलब मेडिटेशन इसका एक स्टार्टिंग प्रोसेस ही है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के, मेडिटेशन के आप एनर्जी को कैसे लाओगे, और अगर लाओगे भी तो फील कैसे करोगे? एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट फीलिंग, राइट? अगर आपकी पॉजिटिव माइंडसेट है तो आपको चीज़ें सामने नज़र आएंगी। अगर आपने पहले से ही मतलब उसके लिए काफ़ी सारे आपको क्वेरीज़ हैं या नेगेटिव क्वेश्चनिंग है, तो ऑब्वियसली आपको वो रिज़ल्ट नहीं फील आएगा जो होना चाहिए। तो मेडिटेशन, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि क्या कहते हैं, मेडिटेशन में आप सेल्फ हील कर सकते हो, बिल्कुल Right. कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ हील करती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी ना। हमारा ऑरा लेवल जो है वो भी इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। राइट। तो वो डिपेंड करता है मैम कि आप जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करोगे तो आप में खुद ही सेल्फ पावर इतना आ जाएगा कि आप अगर किसी चीज़ पे फोकस करके और अपने माइंड को कमांड करो कि ये चीज़ मेरी पर्टिकुलरली ठीक हो जाए, तो वो हो जाती है ना? तो ये इट्स लाइक दे बोथ आर रिलेटेड ओनली। आई मीन मेडिटेशन एंड रेकी, दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो विदाउट मतलब अगर कोई मेडिटेशन रेकी मास्टर है अभी, तो अगर उनको खुद को कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद को हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि Okay. उनमें खुद में इतना एनर्जी होता है, वो प्रैक्टिस कर करके उस एनर्जी को ग्रो कर लेते हैं। राइट। कभी कभी मैम ऐसा होता है कि जब मैं आपको अपना एक वो बताती हूँ कि जब मैंने 9th क्लास में फर्स्ट डिग्री रेकी कर ली थी, ठीक है? उसके बाद उन्होंने, मेरे गुरु ने मुझसे बोला कि आपको इसको 21 डेज़ प्रैक्टिस करना है अपनी ही बॉडी पे ग्रो कराने के लिए, क्योंकि कोई चीज़ आपने सीख ली लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ग्रो कैसे करोगे? आई मीन, तो मैंने उसको अपनी बॉडी पे प्रैक्टिस किया। तो उस 21 डेज़ के बाद मैं इतनी एनर्जाइज होती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि एक कोई आउटसोर्स एनर्जी मेरे अंदर वर्क कर रही है, राइट? राइट। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बॉडी में कहीं पेन नहीं और बहुत ही अच्छा फील करना,
बहुत ही लाइट फील करना। और उसके बाद लोग जैसे आते थे कि हाँ इधर दर्द है, तूने रेकी करी है, मेरे कर। तो मैं जैसे उनको करती थी तो वो हील हो जाते थे, विद इन 20 मिनट्स उनका पेन वहाँ से हील हो जाता था। राइट। तो फिर वो मुझे अपना वो बताते कि बिल्कुल पेन नहीं है, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो उस टाइम एनर्जी ग्रो करी थी मैंने, रेकी एनर्जी। उसके बाद मैंने फिर प्रैक्टिस करी, सेकंड डिग्री करी, फिर डिस्टेंस हीलिंग सीखी। तो उसमें भी मैंने फिर लोगों को हील करना शुरू करा, फ़ोन आते थे और मैं हीलिंग भेजती थी। तो वो ग्रो करने पर है। अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत सिंसियर हो, सिंसियरली उसको ग्रो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस एक्चुअली मेक्स मैन परफेक्ट, राइट? इट्स सेइंग। तो वही एक चीज़ है, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ में प्रैक्टिस करते हो सिंसियरली, वो चीज़ उतनी ही ग्रो करती है। राइट मैम। एंड मैम, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, लाइक आपका बैकग्राउंड कैसा था, आपका स्टडीज़ में कैसे थे आप, एंड इस फील्ड में आए कैसे, व्हाट इंस्पायर्ड यू? मेरी एक्चुअली मैं बहुत ट्रेडिशनल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे बच्चों को सब कुछ कराया जाता है, पर फिर उसका यूजुअली दे गेट मैरिड। और तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था कि मैं मेडिकल फील्ड में आऊँ। पर मेरी मदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर वो थे कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं उनके माइंड में था कि उनको बनना है डॉक्टर, पर वो किसी भी रीज़न से बन नहीं पाए। तो उनका ये था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने और वो लोगों की मदद करे। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि आपको डॉक्टर बनना ही है। तो लाइक मैं आई वाज नॉट स्टुपेंडुअस रैंकर, सो आई वाज लाइक मीडियोकर ओनली थ्रू आउट माई स्टडीज़। लेकिन मम्मा को, मेरे को इतना बिलीव था मुझ पर कि उनको था कि नहीं, तुम एक बार कोशिश करोगे तो तुम ज़रूर अचीव करोगे। तो उनकी ही बिलीव सिस्टम ने काम किया। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा एमबीबीएस में काउंसलिंग में रैंक आ गया। तो पर कैटेगरी सिस्टम होने की वजह से मैं एमबीबीएस मुझे नहीं मिला और मुझे बीडीएस ऑफ़र हुआ। बीडीएस मुझे नहीं करना था। तो फिर मैंने चूज़ करा कि मुझे फ़िज़िकल थेरेपी करना है, क्योंकि कहीं न कहीं एमबीबीएस और फ़िज़िकल थेरेपी दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, मतलब बोथ स्टडीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ओके मैम। तो इसलिए फिर मैंने ये चूज़ करा और उसके बाद मैं आज फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। ओके, ग्रेट मैम। सो मैम, व्हाट एक्चुअली दिस, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट करते क्या है, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, लाइक जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं या जो काइरोप्रैक्टर्स होते हैं, इसमें कितना डिफरेंस है? देखिए, फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोथेरेपी की और एक्सरसाइज थेरेपी की। इसमें जैसे आपने मुझे बोला ना कि जैसे होलिस्टिक हीलिंग है ना, फ़िज़िकल थेरेपी में भी हम कोई भी आपको मेडिसिन्स नहीं देते, एथिकली हम नहीं देते हैं। वैसे हम मल्टीविटामिन्स और आयरन टैबलेट्स और ये सारा पेन किलर्स वगैरह दे देते हैं कभी-कभी। वैसे हम एक्सरसाइज थेरेपी और जो हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी है, वो मशीन्स जो हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की, वो ऐसे डिज़ाइन की गई हैं थेरेप्यूटिकली आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए कोई भी कंडीशन में। ओके। तो वो जो है उसमें बहुत यूं ही, मतलब विदाउट मेडिसिन आपको हेल्प करते हैं। तो इट्स ए काइंड ऑफ लाइक सेफ हीलिंग, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो ये कॉम्बिनेशन है दोनों इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी का, और इससे जो है रिजल्ट्स जो हैं वो आई मीन मिराक्युलस हैं, मैं बोलूँगी। क्योंकि फिजियोज कैन डू वंडर्स, और ऐसा है एक्चुअली। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट को आप देखो, पैरालिसिस पेशेंट को कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है ऐसी जो उनको बेड से उठा सके। राइट। पर एक फिजिकल थेरेपिस्ट है जो पैरालिसिस पेशेंट को भी प्रॉपरली वॉक करा सकता है, बेड से उठा के वो पूरी फंक्शनल एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ की कर सकते हैं। एक्चुअली मैम, ये हमारी एक टीम मेंबर का भी क्वेश्चन था कि अगर मतलब कब इंसान को, लाइक बाकी डिजीज़ के वी हैव सिम्टम्स या कुछ ये रहते हैं, लेकिन ऐसे कौन से अर्ली स्टेजेस हैं जब फिजियोथेरेपी इंसान को सीख करनी चाहिए, या फिर मतलब फिजियोथेरेपी के ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं, जैसे आपने पैरालिसिस का बताया, अगर फिजियोथेरेपी इंसान स्टार्टिंग इनिशियली कब लेना शुरू करे कि उसे ये पैरालिसिस या ये सब चीज़ें ना हो? मैम देखिए, फिजियोथेरेपी जो है पेन मैनेजमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो जब आपको बॉडी में फिजिकल पेन आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, तो आप उसको पहले जाके फिजिकल थेरेपिस्ट को दिखाइए।
पर लोग क्या करते हैं कि फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाने के बजाय वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास चले जाते हैं, राइट। ठीक है। तो हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि हम ये डिफरेंशिएट कर सकें कि एक फिज़िकल थेरेपिस्ट मींस वो पेन हीलर है, राइट। एंड जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो एक सर्जन है, सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन डूइंग सर्जरी एंड वी आर स्पेशलाइज्ड इन पेन मैनेजमेंट्स। तो ये तो अवेयरनेस लानी पड़ती है कि आपको समझ आए कि अगर आपको किसी भी तरीके का फिज़िकल पेन है तो आप पहले फिजियो के पास जाओ, उनसे आप बात करिए, उनसे सजेशंस लीजिए। वो अगर एडवाइस करते हैं कि नहीं आपका पेन इतना लंबा हो चुका है या पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि इसको मैं नहीं देख सकता, आपको और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए या ऑर्थोपेडिक जो नॉर्मल ऑर्थोपेडिक्स हैं उनके पास जाना चाहिए, तब आप जाइए। पर पहले ही लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाते हैं और Right. उसके बाद वो पेन किलर्स और मल्टीविटामिन्स और उनको मेडिसिन्स देते हैं, फिर वो 15-20 दिन टाइम पास होता है, उसके बाद फिर जब उनका हील नहीं होता है तब उनको कोई बोलता है कि आप फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाइए, फिर वो जाते हैं, तब तक वो डिले हो जाता है, मसल में काफ़ी स्ट्रेन्स आ जाते हैं, है ना, तो मसल में इलास्टिसिटी चली जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, तो फिर Right. वो सब भी एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को ट्रीट करना पड़ता है। अब फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है आउटर ट्रीटमेंट देता है, मतलब आपके बाहर से ट्रीटमेंट हो रहा है, सेफ ट्रीटमेंट है, बाहर से हो रहा है, अंदर आपको कुछ ले नहीं रहे, तो स्लो प्रोसेसिंग होती है, तो Right. उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लोगों में पेशेंस ही नहीं है, मतलब वो टाइम भी नहीं देना चाहते। Right. आखिर तो बॉडी आपकी है ना, बिल्कुल मैम। आपने डिले किया है ट्रीटमेंट, तो आपको उतना टाइम भी देना चाहिए कि हाँ बॉडी रिकवर हो जाए। वैसे हम कहते हैं ना कि एक मैनिफेस्टेशन भी हम कुछ करते हैं तो इट टेक्स 28 डेज़, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि हम फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास गए और विद इन अ डे हो जाए सब कुछ, राइट तो मैम। ये पॉसिबल कैसे है ना। तो मैम ये जैसे आपने कहा इट्स अ सेफ प्रोसेस, या इससे मैम मेरी एक स्कूल में देयर वाज अ क्लासमेट, उसको कुछ प्रॉब्लम थी नर्व की, एंड उसने जितना मुझे अब याद है शी टोल्ड मी कि उसका मतलब उसने शायद कोई फिज़िकल थेरेपी ली या जैसे भी लिया तो कोई गलत नर्व्स या समथिंग कुछ प्रेस कर दी गई या हुआ, तो उसका मुझे याद है वी वर इन 10th और 11th, तो उसका ऑलमोस्ट वो पूरा हाफ ईयर तो वो स्कूल ही नहीं आई। तो आपने कहा इतना सेफ है, बट क्या सच में ही सेफ है नहीं, इतना? सच में सेफ है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो। राइट। अगर आपको नर्व की प्रॉब्लम है तो आपको न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। अगर आपको मसल या बोन की इशू है तो आपको ऑर्थोपेडिक्स फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना ओके है। मैम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी जनरल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए जिसने खाली बैचलर्स किया है, जनरल स्टडीज़ की हैं, ओके। उसके पास जाके आप आपकी नर्व की प्रॉब्लम दिखा रहे हो। तो ऑब्वियसली जितना उनको नॉलेज होगा, जितना उनके पास एक्सपीरियंस होगा, उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। जैसे आपने अभी बताया मैम इतने डिफरेंट टाइप्स होते हैं, मुझे भी अभी पता चला ये। जी। सो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को मैम प्लीज़ बताइए कुछ जो इसमें फील्ड्स अलग अलग हैं, कैसे हैं, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर कोई बैक पेन है या कोई पर्टिकुलर एरिया में पेन है तो उनको किसके पास जाना चाहिए? मैं बताती हूँ, देखिए फिज़िकल थेरेपी में भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उसमें लाइन है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरी की एक लाइन होती है, ओके। न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एक लाइन होती है, कार्डियो की अलग से एक लाइन होती है, पीडियाट्रिक्स की एक अलग से लाइन होती है जो बच्चों वाले होते हैं, ओके। और फिज़िकल डिसेबिलिटी की एक अलग से लाइन होती है जो कि जो फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं, जो हम कहते हैं जिनको स्पेशली एबल्ड लोग, यस मैम। उनकी अलग से फिज़िकल थेरेपिस्ट एक अलग से होते हैं। तो आपको ये नॉलेज रखनी पड़ेगी कि आपको किस टाइप का पेन है, क्योंकि बॉडी आपकी है, तो इतना मुझे लगता है कि इतना लोगों को समझना चाहिए कि मेरे को ये पेन है, किस टाइप का पेन है, या फिर किसी से एडवाइस आपने ली है, तो अगर आपको समझ आ रहा है कि इस टाइप का पेन है तो उस अकॉर्डिंग आपको फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट ट्रीटमेंट लेने के चक्कर में वो कभी जल्दी से गए किसी के पास, नीडलिंग करा लिया, या किसी के पास गए कपिंग करा लिया। तो जब आप ऐसी ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि टेम्परेरी रिलीफ है और जिसमें हो सकता है कि आपको, क्योंकि कपिंग में बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कैपिलरीज वो हो जाती हैं, टूट Damage? जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। ओके।
और जैसे आपने नीडलिंग की बात करी तो उसमें नर्व इम्पिंजमेंट भी हो सकती है. ओके. मतलब दीज आर और ये दीज आर नॉट टाइप ऑफ फिजियोथेरेपीज, no, मतलब they अलग are है ये. not recommended in physiotherapy. Physiotherapy is like basic practice na. It only includes like electrotherapy and exercise therapy. Right. These are courses. These courses are people take these courses for 3 months or 6 months, and they take the certificate and start practicing this needling and cupping and all. राइट मैम. Yeah. सो मैम, फिजियोथेरेपी एक्चुअली कितनी पुरानी है? जैसे इसके एक्चुअली हम रूट्स देखें तो कितने साल पुराने जा सकते हैं? जैसे हमने पुराना में अपना मेडिसिन देख रखा है या जो भी है ये सब, तो फिजियोथेरेपी क्या उतनी पुरानी है? मैम फिज़ियोथेरेपी बहुत पुरानी है क्योंकि पहले फिज़ियोथेरेपी आई थिंक हिंदुस्तान में ना अवेयरनेस थोड़ी देर से आती है. पहले ये फिज़ियोथेरेपी ऑलरेडी प्रैक्टिस होती थी फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन इंडिया में भी प्रैक्टिस होती थी पर सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पेसिफाइड थी. ओके. कि उनके पास एक फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं, हर टीम के साथ होते हैं, तो वहाँ तक ही सीमित थी. अभी जब मतलब ये और कि जब ये मसल्स को ट्रीट कर सकते हैं, बोन्स को ट्रीट कर सकते हैं, नर्व इंजरीज ट्रीट कर सकते हैं, तो वाई नॉट आप इसकी मतलब इसको और एक्सप्लोर करके एक्सपैंड करो. तो आई थिंक कि फिर वो एक्सपेंशन हुआ और उसके बाद थोड़ा सा अभी प्रॉपर इसकी डिग्रीज़ हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, फेलोशिप्स एंड ऑल दैट, जो आपको करना है, जितना आपको इसमें अंदर और डीप जाना हो. तो मेरे हिसाब से बहुत पुरानी प्रैक्टिस है. पहले सिर्फ स्पोर्ट्स जो में होते थे उन पे ये करा जाता था. आजकल आप नॉर्मली भी देखोगे कि पेशेंट्स इससे हील हो रहे हैं. ओके और काफ़ी सेफली ट्रीटमेंट हो रहा है उनका. मैम, व्हाट आई फील इज़ कि जैसे हर चीज़ का इंडिया में खास, वैसे तो अब सब इतना कनेक्टेड हो चुका है सोशल मीडिया की वजह से, कि एक ट्रेंड आता है. तो अभी सब सेलिब्रिटीज़ फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो आम आदमी को लगेगा मुझे भी कराना चाहिए. मतलब अगर सेलिब्रिटीज़ मिलेट्स खा रहे हैं तो इससे पहले, क्योंकि बहुत सारे हमारे उत्तराखंड, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, राजस्थान, जहाँ पे मिलेट्स बहुत टाइम से उगाए जा रहे हैं. जी. और पहले लोगों का स्टेपल फूड ही यही होता था, लेकिन खाते नहीं थे. अब सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो उनको लग रहा है यस वी शुड कंज्यूम दीज थिंग्स. हाँ. तो वैसे ही शायद फिजियोथेरेपी का भी वो वाला अब ट्रेंडिंग फेज आई थिंक है अभी. कह सकते हैं आप. हाँ, कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग फेस है. वैसे मैं अगर खुद को देखूं तो मुझे 15 साल हो चुके हैं इस फील्ड में आए हुए, और उससे पहले से मैंने काफ़ी साल से मैं बैचलर्स मास्टर्स कर रही हूँ. तो उस टाइम भी हमें बहुत सारे पेशेंट्स थे ऐसे जो हमने ट्रीटमेंट दिया है. हॉस्पिटल्स में हम लोग की क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं. तो आप कह सकते हो सेलिब्रिटी, हम फिज़िकल थेरेपिस्ट को सेलिब्रिटी पेशेंट्स फिज़िकल थेरेपिस्ट को भी मिलते हैं. आपके पास कोई सेलिब्रिटी पेशेंट्स आए हैं अभी तक? हाँ जी. मैंने मेरे एक पेशेंट थे अनिल कुंबले सर, उनका ट्रीटमेंट किया है मैंने. तो उनको पैर में न्यूरोमा हो गया था. उस टाइम मैं क्लिनिकल पोस्टिंग्स में ही थी. न्यूरोमा क्या होता है? न्यूरोमा पैर में एक आप इसको समझ लो कि एक ऐसी सूजन आ जाना जब आपका एंकल जॉइंट आपका वेट नहीं ले पा रहा है और आपको चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, दर्द हो रहा है. ओके. तो उस टाइम डॉक्टर किंचा, सागर हॉस्पिटल, जयनगर सेक्टर 4 में, तो मैं वहाँ एज अ क्लिनिकल पोस्टिंग में वहाँ पर थी. तो मैं डॉक्टर किंचा के अंडर थी. तो उनको VIP केसेस आते हैं. तो सर के पास आए थे. तो उन्होंने जो उनकी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जो देते हैं वो तो उन्होंने दिया. फिर उन्होंने मुझसे बोला कि इसकी फ़िज़िकल थेरेपी भी अगर सर के फुट की हो जाएगी तो बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी आएगी. राइट. तो फिर उनकी फ़िज़िकल थेरेपी के लिए मैं उनको विज़िट करती थी और फ़िज़िकल थेरेपी कर रही थी. तो विद इन वीक उनकी रिकवरी आ गई थी. ग्रेट. तो ऐसे, और यहाँ पे भी मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, तो यहाँ पर भी जैसे 80s 90s मूवी के विलन्स जो रहे थे, वो जो अभी चंडीगढ़ में हैं, वो लोग भी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए. कोई बैक पेन, किसी को और तब विलन्स थे मैम, अब लेजेंड्स हैं. राइट. यस राइट. बहुत सारे मिथ आप ऑलरेडी हमें बता चुके हो, बट कुछ ऐसे जो मिथ आपके पास बार बार पेशेंट्स आते हैं और बार बार रेपिटेटिव वही
गुनगुनाते रहते हैं, वही ट्रांजिस्टर बजता रहता है कि हाँ ये मतलब बार बार कुछ वो गलत चीज़ें रिपीट करते रहते हैं कि मतलब जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हो चुके हैं, अब हर दूसरे इंसान में वो मिथ या मिसकंसेप्शन पक्का है नहीं, वो फिजियोथेरेपी को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है, क्योंकि रिगार्डिंग ट्राई सिटी में थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि पेशेंट्स में अवेयरनेस की मुझे थोड़ी सी कमी लगती है। क्योंकि वो जैसे पेन हुआ उनको और वो सर्जन्स के पास चले गए, फिर मैंने देखा है कि यहाँ पे सर्जन्स भी जो है वो जनरली फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या देना है, उसमें सारे जो इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स क्या लगेंगी वो भी लिख के भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लूप होल शायद यहाँ फिज़िकल थेरेपिस्ट में ही है, क्योंकि उनको खुद की पढ़ाई के लिए दूसरों से वो चाहिए कि दूसरे लिख के भेज रहे हैं कि आपको क्या वैलिडेशन चाहिए कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। आप खुद इतने एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए क्लिनिकली कि आपको खुद समझ आए कि आपको क्या करना है। पेशेंट जब आपके पास आया है तो आप उसको उस अकॉर्डिंग पहले आप उससे बात करोगे, उसका क्या रिक्वायरमेंट है आप जानोगे समझोगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट दोगे। मुझे लगता है यहाँ के फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो जो लिखा हुआ सर्जन्स का है, जिन्होंने शायद ही फिजियोथेरेपी पढ़ी है, वो जनरल आइडिया तो सबके पास होता है, राइट, क्योंकि आजकल तो इतनी सोशल मीडिया पे और इतना यूट्यूब पे सब जगह गूगल पे पड़ा हुआ है, तो जनरल आइडिया सबके पास होता है कि आपको क्या जनरलाइज मशीन है जो लगानी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप जो है आपकी बॉडी स्पेसिफाइड है, मतलब आपकी स्पेसिफिक, आप एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल हो जिसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रू, मैं ऐसा कहती हूँ। तो यहाँ पे वही है कि फिज़िकल थेरेपी ज़्यादातर वो फॉलो कर देते हैं जो सर्जन्स लिख के भेजते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा ये लगता है, फिर पेशेंट्स आके ना वो बोलते हैं कि आप यही मशीन लगाओ जो उन्होंने लिखी है। राइट। फिर मेरा ऐसा हो जाता है कि फ़िज़िकल थेरेपी मेरी खुद की स्टडी इतने सालों की है कि मैं खुद बताऊंगी कि आपको क्या बेस्ट आपके लिए रहेगा, कि ना कि मैं दूसरे की रिकमेंडेशन ये करूँगी। राइट मैम। तो मुझे इस वे में थोड़ी सी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि आप जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है आप उसके पास उस चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा ही करेगा, क्योंकि ऐसे कोई प्रैक्टिशनर तो होता नहीं कि आपके लिए बुरा करेगा। ऑब्वियसली हम इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि हमें पेशेंट्स को हील करना है, तो हम आपका बेस्ट ही लेके चलते हैं। ये बात अलग है कि रिकवरी होने में कभी कभी थोड़ा डिले हो जाए, तो इट डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो। अगर आपकी पॉजिटिव माइंडसेट है और आप खुद हील होना चाहते हैं तो आपकी बॉडी उस तरीके से एक्चुअली एक्ट करती है। अगर आपको बहुत निगेटिव माइंडसेट है कि अरे मुझे ये हो गया, मतलब रेपिटेशन आप कर रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब आप एफर्मेशन कर रहे हो, राइट। तो हमारा ब्रेन इतना वो तो है नहीं, हमारा ब्रेन तो बहुत एडवांस है, राइट। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली कनेक्टेड है नेचर से। तो आप एक्चुअली जब कोई चीज़ रिपीटेडली करोगे तो वो एक बार जब उसको कैच कर लेगा उस आपकी एनर्जी को कि आप तो यही चाहते हो कि आपका डिले हो जाए या आपको ठीक ही नहीं होना, तो ऑब्वियसली आपको डिले होगा ट्रीटमेंट में। पर मैम ये भी हो सकता है ना कि लोगों का वो भरोसा अभी तक बिल्ड ही नहीं हो पाया, या फिर बिल्ड हो के शायद वो बहुत सारे प्रैक्टिशनर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स भी हम बहुत वी ऑफन लिसन कि ये किसी डॉक्टर ने बहुत केस बिगाड़ दिया कोई, तो वैसा अगर फिजियोथेरेपी के भी कुछ लोगों के वैसे एक्सपीरियंसेस हो जिस वजह से वो भरोसा अभी तक बन ही नहीं पाया है कि लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली मतलब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके डायरेक्टली उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकें। एक्चुअली मैम इसमें क्या है ना कि भरोसे की बात तो ऐसी कि अगर आपको टू हैव अ गुड डॉक्टर यू नीड अ गुड डेस्टिनी, राइट, इट्स अ सेइंग, राइट। ओके, तो इट डिपेंड्स, आई मीन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ डॉक्टर्स हैं जो बहुत एथिक्स को फॉलो करते हैं, राइट मैम। कुछ डॉक्टर्स हैं जो नहीं एथिक्स फॉलो करते, जो बहुत कैजुअली पेशेंट्स को लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मनी मेकिंग इज़ अ प्रोसेस। तो अगर आप ऐसे किसी डॉक्टर के संपर्क में आ जाते हो कि जिसके लिए मनी मेकिंग लाइक इज़ ऑन प्रायोरिटी बेसिस, तो फिर ऑब्वियसली आप
का जो ट्रीटमेंट होगा वो तो वो भगवान destiny ही जाने। Right, लेकिन ma'am. अगर आप किसी ऐसे सिंसियर डॉक्टर के पास जाते हो जो कि एथिक्स को बहुत फॉलो करता है, एक्चुअली पता है क्या होता है, आपको ये देखना होता है, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। मैं हमेशा पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ, डोंट गो विथ वन व्हाट सजेस्टेड बाय डॉक्टर, Right, टेक मल्टीपल सजेशंस। right, exactly, ma'am. उसके बाद आप उसको करो डिफ्रेंशिएट। अगर एक चीज़ आपको 3 डॉक्टर्स ने बताई, आपने सपोज 5 को कंसल्ट किया, 3 डॉक्टर्स ने आपको एक चीज़ बताई, गो विद दैट, ठीक है है ना? तो ये आपको मतलब ऐसे सेकंड ओपिनियन लेना बहुत लाइफ में ज़रूरी होता है। हाँ जी। ऐसा नहीं किसी ने आपको ये बोला तो आप उसी पे वो कर दो। दूसरी बात ये है कि आप ऐसा मत सोचो कि बहुत बड़ा सा क्लिनिक है, बहुत फाइन इक्विपमेंट्स हैं और बहुत अच्छा एक्सपोजर, फैंसी aesthetic. चीज़ें, हाँ तो जी। अब वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा? नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट एक अच्छा तब होगा जब उसको बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, बहुत पेशेंट्स उन्होंने ट्रीट करे हैं और उनको प्रॉपर नॉलेज है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से कैसे होगी। तो आप ऐसे डॉक्टर को अप्रोच करो, ना कि आप ये देखो कि उसका क्लिनिक बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा बेड्स हैं और बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, तो वो एक अच्छा डॉक्टर है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस पर रियलिटी चेक पे जाओगे तो बहुत सिंपल डॉक्टर्स एक्चुअली जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो ज़्यादा इस पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। वो नॉलेज और उनका जो एक्सपीरियंस है उस पर टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है। Right, तो ma'am. बेसिकली आप उसके साथ जाओ। तो ये चीज़ है, ये तो आपको एक्सप्लोर करके ही पता चलती है, मुझे जहाँ तक लगता है। Ma'am, a lot of people they relate physiotherapy with pain management. So मैम फिजियोथेरेपी पेन मैनेजमेंट की तरह हम कंसिडर करें या फिर फिजियोथेरेपी को एक प्रिवेंटिव मेजर भी कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर भी है, पेन हाँ। मैनेजमेंट भी है। ओके। और इसमें सिवियर केसेस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ओके। ठीक है, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, ये सारे बहुत 100% रिकवरी है। आपको ये लो बैक पेन, इसमें 100% रिकवरी है। आप मतलब ये आपके फिज़िकल थेरेपिस्ट पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं। इसमें बहुत सिवियर केसेस की फुल रिकवरी है। मैम जैसे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जब उनकी कीमोथेरेपी चली रहती है तो उस टाइम कैन इट हेल्प देम टू? नहीं, आफ्टर दैट, हाँ आफ्टर कीमो और रेडियो के हाँ, after जो you उनका can पेन take वाला help of फेज रहता है। एग्जैक्टली, हाँ। फॉर दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। एंड वन मोर थिंग, हाँ। आपने एक बार अभी बातों में कायरोप्रैक्टर की बात करी राइट थी। राइट राइट मैम। तो कायरोप्रैक्टर जो है इट्स लाइक फिजियोथेरेपी में से निकला हुआ एक फैक्टर है, ओके। ठीक है, क्योंकि कायरोप्रैक्टर्स जो हैं वो दे डू ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। ओके। तो ये पार्ट फिजियोथेरेपी का ही है। एक फिजिकल थेरेपिस्ट भी जब मैनुअल थेरेपी करता है तो वो सेम प्रोसीजर फॉलो करता है जो कायरोप्रैक्टर्स करते हैं। बस ये है कि आजकल हर चीज़ को इतना वो कर दिया जाता है ना, तो उन्होंने कायरोप्रैक्टर्स ने अलग से 3 महीने या 6 महीने या ऐसे करके उन्होंने 1.5 साल जो भी उनका जो एक है कोर्स करके अलग से उन्होंने एक सर्टिफिकेट करके वो कर दिया। अदरवाइज इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी ओनली, आई मीन सिंस स्टार्टिंग। तो ये फिजिकल थेरेपी स्टार्टिंग से कर रहा है, तो अब नया शुरू हुआ है ये कायरोप्रैक्टर और ये सब। मैम फिजियोथेरेपी एक्चुअली काम कैसे करती है, मतलब व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट? क्योंकि हमें कुछ कहीं पे लाइक अगर मैं कहीं जलती हूँ या कहीं चोट लगती है या मेरे बैक में पेन है, वो मेरे दिमाग तक सिग्नल जा रहा है पेन का, वहाँ मतलब सिग्नल आ रहा है कि मुझे चोट लगी है या कुछ प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपी उसको क्योर कैसे करती है? देखिए, हम यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स, Right. इलेक्ट्रोथेरेपी हम हाँ, यूज़ करते हैं। हाँ। तो हम जब इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ते हैं, हम अलग से पढ़ते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, तो Okay. उसमें बहुत सारे प्रोग्राम नंबर, स्केल्स हम पढ़ते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होती है। तो उसमें से एक पेन को रिड्यूस करने का भी स्केल होता है कि हम ये स्केल पर्टिकुलर प्रोग्राम नंबर मशीन में डालते हैं तो उससे पेन रिड्यूस होता है। तो वो प्रोसीजर्स हम फॉलो करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर फिजियो नॉलेज एक्चुअली, और उन्होंने कितने पेशेंट्स पे वो करा हुआ है और उससे उनको क्या रिजल्ट मिला है। बिकॉज फिजिकल थेरेपी इज़ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, तो विदाउट एविडेंसेस हम कोई बात ऐसे नहीं कर सकते।
तो पेन, एक सिंपल पेन हीलिंग जो है ना, वो हम लोग बहुत आराम से करते हैं थ्रू इलेक्ट्रोथेरेपी। और जब हमें लगता है कि जब पेन हील हो गया और उस पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, वीक हो गया है, मसल में इलास्टिसिटी नहीं है, मसल पावर कम हो गया है, तो हम उसको थ्रू एक्सरसाइज भी हेल्प करते हैं। तो एक्सरसाइज से उनका पर्टिकुलर एरिया स्ट्रेंथन हो जाता है, मसल पावर बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, पर वो रिजिडिटी पेन खत्म हो कम जाती है। कैसे होता है मैम? वो हम यूज़ करते हैं, जो कि हाँ। मतलब मैं इतना वो फ्रैंकली तो प्रोग्राम नंबर्स वगैरह नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, वो हम एक हमारे मशीन्स में ऑलरेडी प्रोग्राम नंबर्स होते हैं। आपको बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोग्राम नंबर यूज़ करना है। ओके। तो वो अगर पेन का है, सिंपल पेन है, तो उसका एक होता है जो हम यूज़ करते हैं, जिससे हम हील करते हैं पेशेंट Okay. को। बेसिकली पेन मैनेजमेंट फिजिकल थेरेपी से ही हील होता है परमानेंटली। ओके। अगर आपको टेम्परेरी हीलिंग करनी है तो आप मसल रिलैक्सेंट खा लीजिए, पेन किलर्स खा लीजिए, बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप टेम्परेरी मैम जा पेन सकते हैं। किलर्स जो होते हैं बेसिकली वो तो आई थिंक नम कर देते हैं मोस्टली। हाँ, हाँ। वो ब्रेन से आपका पेन सिग्नल को Right. बंद कर देते हैं Right, फॉर द right. टाइमिंग। आई मीन डिपेंडिंग ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ टेबलेट, मतलब 5 to 8 hours, 3 to 4 hours, it depends. जो मैम लड़कियों को ये पीरियोडिक साइकिल में पेन रहता है, दिस लोअर एब्डोमेन पेन, कैन इट बी क्योर्ड विद दिस फिजियोथेरेपी? It can be cured with proper lifestyle. हाँ It can be cured. हाँ I हाँ। mean, अब मैं स्पेशलाइज्ड हूँ मसल्स एंड बोन्स में, तो आई के नॉट मतलब से बहुत ज़्यादा उसके बारे में, बट मुझे इतना पता है कि PCOD और PCOS की जो आजकल लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट में थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट हो जाएं और बहुत प्रॉपर फॉलो कर लें प्रॉपरली, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी रिलीफ मिलता है। राइट। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हो और एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल, एक टाइम रूटीनली आप चीज़ों को कर रहे हो, राइट। तो आपको PCOD और PCOS में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो आई मीन इट्स ए काइंड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास विजिट करो। But, हालांकि पेन के लिए फिजियोथेरेपी आप हेल्प कर सकते सकते हैं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पेन Okay. के लिए आप कर सकते हैं, पेन रिड्यूस हो जाता है। Mm-hmm. लेकिन आप मतलब खुद चेंजेस करके भी Right, ये ma'am, सारी definitely. प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैम फिजियोथेरेपी आपने बताया इतना पुराना है, सो मैम अभी कितना इवॉल्व हो चुका है ये पहले से अभी तक फिजियोथेरेपी? मैम देखिए, इवॉल्वमेंट की बात तो ऐसी है कि मैंने पहले बोला कि पहले सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड था, तो खाली स्पोर्ट्स इंजरी में ही थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। अभी जो है सिवियर इंजरीज भी हम देख रहे हैं। Right. तो हाँ, बहुत सारे केसेस, इनफैक्ट क्या मैक्सिमम केसेस बोलूँगी मैं, कि उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर्जरी की, एंड दे वे क्योर्ड विथ जस्ट ओनली फिजिकल थेरेपी। तो उन्होंने कुछ सिटिंग्स ली, जो रिकमेंडेशन होता है डॉक्टर्स का कि आपको पर्टिकुलर सिटिंग्स लेनी है, इतना आपको करना है। करने के बाद वो पूरी तरह से क्योर हो गए। दे डोंट नीड सर्जरी, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, एंड दे आर डूइंग गुड, दे आर वॉकिंग एंड दे आर क्लाइंबिंग स्टेयर्स विदाउट एनी पेन। राइट। तो it's a good if you go for more safer treatment than I mean other treatments, what I recommend. मैम अभी आपसे बात करने से पहले जो मुझे लगता था क्योंकि मैंने कभी कोई ऐसा फिजियोथेरेपी कहीं कभी कराई नहीं, सो व्हाट आई थॉट वाज कि फिजियोथेरेपी मीन समबडी मसाजेस योर मतलब पर्टिकुलर पार्ट, या वो ठीक है कुछ आप बता रही हो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं आपके वो यूज़ होंगे, एंड जो भी उससे वाइब्रेशंस या जो भी चीज़ें होती हैं, बट मैम इसमें मतलब जो मुझे लगता है, अगर मेरे दिमाग में ये मिथ है तो लोगों को भी ये लगता होगा, सो कितना डिफरेंस है एक्चुअली इसमें, और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? क्योंकि मुझे लगता था बेसिकली समबडी विल जस्ट मसाज यू एंड कुछ मशीन्स यूज़ होंगी, दैट्स इट, पर जितना आप बता रहे हो दैट यू हैव टू सेट दोज मशीन्स टूल्स प्रॉपरली, ये बहुत ही अलग है मैम जो नॉर्मली लोग सोचते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, मसाज जो है, मसाज थेरेपी इज डिफरेंट थेरेपी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी? इट्स मतलब इट्स नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ फिजिकल थेरेपी। आई मीन बहुत छोटा सा पार्ट है ओके 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 ओके। because massage therapists are well qualified, and they also take a degree
in Right. massage therapy. There are so many types of massage techniques. So they also follow techniques. Right. तो वो डिफरेंट है, लेकिन वो फिजियोथेरेपी में मसाज करते हैं ऐसा कुछ सिनेरियो है नहीं वैसे. Okay. Okay. क्योंकि फिजियोथेरेपी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी. इसमें हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं Okay. और एंड एक्सरसाइज थेरेपी. वी डोंट एक्चुअली डू मसाज. Okay. वो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपिस्ट. अगर आपको मसाज थेरेपी करानी ही है देन आपको उनके पास जाना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन अगर आप ये माइंडसेट से आ रहे हो कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपकी मसाज करेगा तो आई थिंक कि आप रॉन्ग माइंडसेट में हो. बिल्कुल मैम. आपको change करना- अवेयरनेस नहीं है. नहीं Right, है. right, आपको right. थोड़ा और एक्सप्लोर तो करना मैम चाहिए. जैसे हमने अब रेकी की बात करी जी. तो मेरे दिमाग में वो कनेक्ट हो गया आपस में कि somebody will put those positive vibes of the universe into your body. तो बेसिकली वो by hand by touch और something वैसे ही जी, होगी. जी. तो मेरे दिमाग में द नहीं. कनेक्शन वाज रेकी एंड फिजियोथेरेपी की फिजियोथेरेपी हो रही है somebody is अगर मेरे शोल्डर पे प्रॉब्लम है मसाजिंग एंड रेकी उसके साथ दैट विल बी अ जस्ट एड ऑन. नहीं एक्चुअली नहीं. हाँ. वो रेकी थोड़ी इज़ बिट डिफरेंट देन फिजियोथेरेपी. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में हमने सुना है. ठीक है तो मैम. वो जैसे किसी कोई उनके पास जाता था जो परेशान होता था, वो उसके सर पे ऐसे हाथ रखते थे और वो बंदा बहुत लाइट फील करता था ना, पम्प्ड अप फील करता था. राइट. तो वो चीज़ रेकी है एक्चुअली. ठीक है. ठीक है. मैं आपको एक उसमें स्पिरिचुअल समझाने हीलिंग. की- हाँ, ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल उसमें आप ये करो कि आपने एक एनर्जी को अपने अंदर ग्रो कर लिया, एक यूनिवर्सल एनर्जी को ग्रो कर लिया, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया. फिजिकल थेरेपी तो बेसिकली इससे साइंस है, मानी इससे मेडिकल स्टडी. तो ये पूरा मेडिकल साइंस का स्टडी है जिसमें आपको प्रॉपरली मसल्स जॉइंट्स कैसे हील होंगे, लिगामेंट्स कैसे करोगे आप ठीक, ये सारा चीज़ पढ़ाया जाता है जो कि आप ऑर्थोपेडिक्स को भी पढ़ाते हो. आई मीन सिमिलर स्टडी है उनकी और हमारी. तो ये चीज़ है. तो इट्स लाइक इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. ओके. पर हाँ, मैं सेफ ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसमें आपके बॉडी के इंटरनली आपको कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ती. ओके. आप फिजिकल थेरेपी लेते हो, या तो आप ठीक होगे या तो आप नहीं होगे, पर आपको इंटरनली कि Side आपको effects. एसिडिटी हो गई, Okay, कि okay. आपके वाइटल ऑर्गन्स में कोई इम्पैक्ट आ गया, कि आपको इंडाइजेशंस की प्रॉब्लम होने लगी, आपको बॉवल सिंड्रोम आ गया, ऐसा Right. कुछ नहीं होता इसमें. इसमें या तो आप पेन आपका ठीक होगा या पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है आपकी वो ठीक होगी या नहीं होगी. तो Right. बट आप सेफर साइड रहे ना, क्योंकि वो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है. मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे नहीं इसके. है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं. इंटरनल प्रॉब्लम आपको कुछ नहीं हुई तो आप सेफ हो, क्योंकि इसमें हम मेडिसिन देते नहीं हैं, हम इक्विपमेंट से ही हील करने की कोशिश करते हैं. राइट मैम. सो मैम अगर किसी इंसान की फिजिकल थेरेपी चली है सो उसकी लाइफ में एक्सरसाइज कितना इम्पॉर्टेंट है, या किसी की भी फिजिकल थेरेपी चल रही हो तो एक्सरसाइज का कितना रोल रहेगा उसमें? देखिए, एक्सरसाइज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में ना, फिजिकली ग्रो करने के लिए, मेंटली ग्रो करने के लिए. Right. इट्स नॉट कि इसको आप सिर्फ एक फिजिकल थेरेपी का पार्ट समझ के इसको मत समझने की कोशिश करिए. आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपकी बॉडी इंटरनली, आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो एक प्रॉपर पेस में काम करते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से काम करते हैं ना. आपको जो प्रोडक्शंस आपकी बॉडी में ओवर नहीं होने चाहिए, जैसे एसिड प्रोडक्शन, वो नहीं होता है. हर चीज़ प्रॉपरली काम करती है. आप मेंटली ग्रो करते हो, है ना, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो. एक्सरसाइज करके आप इतना पॉजिटिव फील करते हो कि वैसे भी मतलब इन जनरल आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रहें. राइट. क्योंकि आप मेंटली स्वस्थ रहें, फिज़िकली स्वस्थ रहें, ये बहुत ज़रूरी है. सिर्फ फिज़िकली स्वस्थ रहें, मेंटली अपसेट रहें, वो भी नहीं चलेगा. मेंटली स्वस्थ हो, फिज़िकली अपसेट हो, वो भी नहीं चलेगा. तो ये जो माइंड बॉडी सोल का आप जो बोलते हो ना, वो आपकी एक्सरसाइज से ही होता है. एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, उसमें एक मेडिटेशन भी होती है. एक्सरसाइज और फिजियो एक्सरसाइजेज हैं, वो भी कुछ उसमें योगा में भी कुछ फिजियो एक्सरसाइजेज होती हैं. और हम फिजियो एक्सरसाइजेज जब किसी को बताते हैं या करवाते हैं तो उसमें कुछ आसन्स भी हम करवाते हैं जिससे वो मतलब
उनको बहुत अच्छी हीलिंग है, बहुत अच्छी And फीलिंग थोड़ा फास्ट भी होगा हीलिंग. हाँ, फास्ट हीलिंग हो जाता है. Okay, तो ma'am. वो तो आपके फिजिकल वेल बीइंग के लिए फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे ना. इट्स नॉट जस्ट कि आप एक बस खाली कहने के लिए या करने के लिए कर रहे हो. नहीं, आपको आपका माइंड बॉडी सोल का एक वो सिंक्रोनाइजेशन बिठाना पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से आप करोगे. मैम, क्या फिजियोथेरेपी के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हैं? हम एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की टेक्निक्स कराते हैं अपने पेशेंट को, जो Right. स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ये रहता है, मतलब बहुत रिकवरी आती है. मैं एक क्या कहते हैं, आपको सिंपल सी एक दो टेक्निक्स बताती हूँ जो कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को इमीडिएटली रिड्यूस करने में हेल्प करता है. Okay. आपको ऐसे हाथ लेना है, Mm-hmm. ऐसे बनानी है फिस्ट, हम्म, ठीक है. हम्म. इसको ज़ोर ज़ोर से ना इस तरीके से हिट करना है. Okay. तो एट अ टाइम आपको ना 50 to 100 हिट्स करने हैं. ठीक है. फिर आपको ये चीज़ रिपीट करनी है दूसरे हाथ से. तो इसको अगर आप 4 टाइम्स या 5 टाइम्स अ डे करते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है. तो इसको वो लोग जो एंजाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहते हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनका, मतलब एंटी डिप्रेसेंट्स के फेवर में मैं ज़्यादा नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके वाइटल ऑर्गन्स पे भी मेंटली भी आपको करते हैं, क्योंकि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स होता है जहाँ तक मुझे नॉलेज है. तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप कोई फिज़िकल आउटर चीज़ ऐसी ढूंढिए जो सेफ़ रहे आपके लिए और आप उस चीज़ से वो भी पा सकें. मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट होते हैं जिनको नी में होता है, और मोस्टली एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनके नी लिए में प्रॉब्लम दर्द हाँ होता जी, है. उनके लिए भी एक ये जो ये मैं हैंड मूवमेंट्स बता रही हूँ ना, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं. इस तरीके से आपने करना है और इसको इस तरीके से हिट करने से आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में काफ़ी रिलीफ मिलता है. ओके. तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही कोई चीज़ काम करती है. तो इसको भी आप जैसे 100 बार करो एक बार में, और फिर इसको रिपीट करो लाइक 4 टाइम्स और 5 टाइम्स अ डे, तो इट विल रिलीव ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन इन नी. तो इट्स आई हैव सीन पेशेंट्स रिकवरी. राइट मैम. सो मैम, जैसे आपने बताया अभी कि जिमनास्ट और एथलीट्स के लिए ही पहले फिजियोथेरेपी ज़्यादा ये लोग ही सीख करते थे. सो मैम, इन लोगों को किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी इतने एक्टिव हैं अपने, इनके एक्सरसाइज इतना करते हैं, जिमिंग करेंगे, मतलब स्ट्रेचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं बेसिकली. तो इनके लिए फिजियोथेरेपी कैसे हेल्पफुल है? एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा करते हो तो आप आपकी मसल्स को ओवर यूज़ कर रहे हो, ठीक है. तो ओवर यूज़ कर रहे हो कि जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है तो दे आर लाइक आई थिंक गॉड्स चाइल्ड. लेकिन मोस्टली क्या होता है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ काफ़ी कॉमन है और होती हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा जिम हिट कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा जिमनास्टिक्स कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्प्रेन आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, डिसलोकेशंस हो जाते हैं Right. कोई एक्टिविटी करने में, मसल टेयर्स वगैरह हो जाते हैं. तो वो चीज़ है कि होता है, पर अगर आपको नहीं हुआ है तो आई मीन इट्स लाइक इट्स बीन इन योर फेवर. पर आपको हुआ है तो फिज़िकल थेरेपी इज़ लाइक वेरी गुड इन ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्ट्रेन्स, स्प्रेन्स एंड यू नो डिसलोकेशंस और मसल टेयर वगैरह, सारे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है इसका. तो दे कैन टेक हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी. कुछ लोग मैम बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, उनकी बॉडी मैम वो इतना जिम करने के बाद, इतना एक्सरसाइज करने के बाद, जबकि वो लगनी काफ़ी, आई मीन जैसा लगना चाहिए बिल्कुल ऑपोजिट, वो बहुत स्टिफ सी लगती है उनकी बॉडी. वो वैसे क्यों हो जाता है उनके मसल स्टिफ? एंड उनके ही मसल्स में ज़्यादातर ऐसा दिखता है कि हल्का सा कुछ लचक भी आ गई तो प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा आप जिम मैं थोड़ा सा मैं एक आपको बताती हूँ बात. जिम में क्या होता है, लोग जाते हैं और मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब जिम के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास जिम इंजरीज़ बहुत आती हैं. तो मैं लोगों को कहती हूँ कि आप जिम ज़रूर जाएं, क्योंकि उसमें आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस चीज़ को जिम जाएं करें. लेकिन आप जिम में जाके ना एकदम से किसी चीज़ पे ना एकदम से वो मत हो जाएं कि नहीं मुझे इतना पूरा बहुत सारा वेट उठा के एकदम जल्दी जल्दी उस चीज़ को करने लगे ना. उनमें जो पेशेंस लेवल है वो नहीं है. दूसरों को देखा कि उन्होंने बॉडी बना लिया है तो मुझे एक दिन में बॉडी बनानी है. लोग इस तरीके से, यंगस्टर्स हमारे ऐसा बहुत करते हैं. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ना ग्रेजुअली एक उस पर धीरे धीरे कोशिश करके ना, जैसे आप पहले
छोटे वेट से स्टार्ट करो, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, पेशेंस लेवल लाओ अपने अंदर और धीरे धीरे जिम को प्रैक्टिस करो। इमीडिएटली ना कि हमें बाइसेप्स बनानी है और ये करना है तो हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो उस चीज़ में आपको अवॉइड करना चाहिए। इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, राइट। तो जो बहुत ज़्यादा मसल बनाने और इसमें जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मसल एक टाइम के बाद ना रिजिड हो जाती है। ओके। ठीक है, तो वो इतनी बॉडी में ना मसल में सेल्फ स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि आप जो है ना प्रोटीन शेक्स पी रहे हो, मतलब जो अकॉर्डिंग जिम में जो भी है प्रोटीन शेक्स पी रहे हो और आप बहुत प्रोटीन इनटेक कर रहे हो बहुत इम्प्रॉपरली एक्चुअली। तो वो आपको एक ना देखना पड़ेगा, मतलब आपकी स्किन को लुब्रिकेशन चाहिए ताकि आपकी मसल में जो है वो इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो जाए। पर लोग क्या करते हैं कि मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ, गर्मियों में ना लोग सारे टाइम एसी में ही रहते हैं, बिल्कुल। ऑफिस में एसी, कार में एसी, है ना, बिल्कुल स्वेट नहीं होने देते अपने बॉडी को। ठीक है, तो नेचुरल स्वेटिंग आपको आ नहीं रही, वेदर गर्मी का है, आपको स्वेटिंग ही नहीं हो रही क्योंकि आप स्वेट आने नहीं दे रहे, आप एसी में है सारे टाइम और एसी भी इतने कम उस पे है ना कि आपको स्वेट नहीं आ रहा, नेचुरल स्वेट नहीं आ रहा। फिर आप क्या करते हो, आपकी बॉडी को फोर्स करते हो जिम में जाके आर्टिफिशियल स्वेटिंग करने के लिए, राइट। और वहाँ पे भी एसी चल रहा है और उसमें आप लगे पड़े हो कि मुझे स्वेट हो जाए। तो मतलब आपको ब्रेन क्या बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि जो वेदर, अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी स्वेटिंग नहीं आ रही और आप ज़बरदस्ती ना मसल को ओवर एग्जर्ट कर रहे हो, वो यूज़ करके स्वेटिंग ला रहे हो, राइट। तो वो क्या आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसको, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो वही है ना। तो वो फिर मसल को इतना रिजिड बना देता है, किसी भी टाइम आपको टेयर हो सकता है, ओके। राइट। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है। मैं कहती हूँ अकॉर्डिंग टू वेदर अपनी बॉडी को ना, जैसे अगर गर्मी है तो आपको स्वेट होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी हो। एग्जैक्टली। आप ऐसा मत करो कि आप आर्टिफिशियल स्वेटिंग के लिए जिम जा रहे हो, है ना। आप अपने आप को थोड़ा वेदर, अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन, अपने आप को थोड़ा सा ना वेदर के साथ रिलेट करो और स्वेट नेचुरली आने दो। गर्मी में आपको स्वेटिंग आनी चाहिए, सर्दी में लोग हीटर से निकल ही नहीं रहे बाहर ना, उनको ना सर्दी की फीलिंग ही नहीं आ रही क्योंकि वो हीटर में है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू वेदर आपका बॉडी जो है ना वो नेचर ने बनाया है, तो नेचर के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपका बॉडी हमेशा हेल्दी रहेगा। आप ना नेचर से अगेंस्ट जाके कोशिश करते हैं सारे लोग कि हम ये करें, तो वो चीज़ आई मीन आपकी बॉडी के ब्रेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांस है और उसको मालूम है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली होता है। बिल्कुल मैम। सो मैम, अगर कोई इंसान, समबडी इज़ डीलिंग विद दिस क्रॉनिक पेन बहुत लंबे टाइम से किसी का चला है, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप आपके नियर बाय फिज़िकल थेरेपिस्ट को दिखाएं, उनसे एडवाइस लें और वो जो आपको बताएं आप उस पर उसको फॉलो अप करें। फिर उसके बाद अगर आपको कुछ समझ ना आए देन गो फॉर मेडिसिन। आई मीन पहले ही मेडिसिन पे ना जाएं, क्योंकि जितना नेचुरली अपने आप को आप ठीक करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी है और आप ही को उतना अवेयर होना पड़ेगा रिगार्डिंग आपकी बॉडी। ठीक है मैम। और आजकल जो लोग पूरा दिन डेस्क जॉब कर रहे हैं, जिनके बैक स्टिफ हो चुके हैं, बैक प्रॉब्लम्स आजकल हर दूसरे इंडिविजुअल को डेफिनेटली होती ही है, सो उनके लिए क्या एडवाइस या कोई छोटे से एक्सरसाइजेज आप बता सको? मैं उनके लिए बोलूँगी कि पहले तो आपको एर्गोनॉमिक्स ही एडवाइस फॉलो करना चाहिए। एर्गोनॉमिक्स एडवाइस एक्चुअली पॉस्चरल एडवाइस, कि आपका पॉस्चर मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, है ना। आप जैसे बैक बल्ज ऐसे करके लोग बैठते हैं, वो नहीं बैठना है। लैपटॉप और आपके जो आइज़ का है, वो लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वो सेंटर में होना चाहिए। आपके जो एल्बोज़ हैं वो हैंग नहीं होने चाहिए, वो उसको सपोर्ट होना चाहिए प्रॉपर्ली, है ना। और एकदम से आपने, जैसे आपकी सिटिंग जॉब है और आप लैपटॉप के सामने बैठे हो, तो आपको ना ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप बैठे हो तो 5-6 घंटे तक लगातार बैठे हो। आप बीच में जैसे ना
हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स के बाद आप थोड़ा सा उठो, वॉक करो, फिर बैठो। उससे क्या होता है ना कि आपका थोड़ा सा ब्रेन भी रिफ़्रेश होता है और आपको थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, आपका पॉस्चर भी मेंटेन होता है। तो पहले तो ऐसे लोगों को एर्गोनॉमिक्स एडवाइस ही फॉलो करने चाहिए। और मैं ये बोलती हूँ कि जैसे बहुत टाइम तक अगर आपको नी में दर्द है या लो बैक पेन है तो आपको बहुत टाइम तक ना किसी भी सैगिंग बेड पे नहीं सोना चाहिए। जो आजकल मैट्रेसेस आए हैं बहुत सैग कर, जैसे आप लेटो बहुत सैगिंग होते हैं, वो अगर उस पर आप लेट रहे हो तो आपको एक टाइम के बाद बैक पेन हो जाता है। ऐसा बहुत देखा गया है। और अगर आप सोफे पे बहुत लंबे टाइम तक बैठे हो तो वो भी करने से आपको नी में दर्द या बैक में दर्द आता है, क्योंकि बेसिकली इन दोनों ही चीज़ों पे ना पॉस्चर जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। आपकी स्पाइन जितनी ज़्यादा स्ट्रेट रहेगी और आप जितने स्ट्रेट पॉस्चर में रहेंगे उतने ही चांसेस कम है कि आपको सर्वाइकल या लोअर बैक पेन हो और नी पेन हो, उतने चांसेस कम हो जाते हैं। तो पॉस्चर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मेडिकली जो बहुत सारी इंजरीज़ हैं या फिर बहुत सारी जो पेन है वो बिकॉज ऑफ पॉस्चरल प्रॉब्लम्स ही आए हुए हैं। तो वो एक आपको देखना पड़ेगा, उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपकी पॉस्चर कैसा है और आपके स्लीपिंग आवर्स क्या हैं, क्योंकि वो स्लीपिंग आवर्स भी आपके बहुत मैटर करते हैं आपकी वेलबींग में, हेल्दी बॉडी के लिए। तो आपको एक अप्रोप्रिएट टाइम तक रात को नींद प्रॉपरली आनी चाहिए। लोग क्या करते हैं आजकल मोबाइल के चक्कर में ना सोते नहीं हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि उनके स्लीपिंग आवर्स जो है वो छोटे हो जाते हैं। तो वो स्लीपिंग आवर्स छोटे होने से या आप मेंटली नहीं वेल हो पा, मेंटली और फिज़िकली आप अपसेट हो जाते हो। वो चीज़ मुझे लगता है कि आजकल की यंग जनरेशन को कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपको हेल्दी रहना है और आपको एजिंग आप में जल्दी इफेक्ट ना करे तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आइडियल स्लीपिंग आवर्स कितने होने चाहिए मैम? 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स, ओके। ये आइडियल स्लीपिंग आवर्स हैं, पर डिपेंडिंग ऑन योर वर्क आप कौन से वर्क रेजिम में हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन मिनिमम एटलीस्ट मैं बोलती हूँ मिनिमम 6 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। पर आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो 6 घंटे भी नहीं सो रहे हैं। आई मीन 3 घंटे 4 घंटे ऐसे करके ना, क्योंकि वो सोते वक्त वो मोबाइल देखने का आजकल ये हो गया ना। आजकल हाँ, सोशल मीडिया का काफ़ी वो चल रहा है। शायद तभी अब मैम एंग्जाइटी, स्ट्रेस इतने कॉमन टर्म्स हो चुके हैं जो पहले यूज़ भी नहीं होते थे। अगर आप ब्रेन को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं देंगे ना तो वो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेस ही देगा, एंग्जाइटी ही देगा, डिप्रेशन ही देगा, आप में नर्वसनेस को ज़्यादा पैम्पर करेगा। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। राइट मैम। मैम कोई भी पर्टिकुलर सक्सेस स्टोरी या आपके किसी पेशेंट जिनकी जर्नी, हीलिंग प्रोसेस, कोई हीलिंग जर्नी जो आप हमसे शेयर कर सको? ऐसी बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स अभी तक कोई भी एक जो मैम बहुत ही इम्पॉसिबल सा केस या बहुत ही डिफ़िकल्ट केस रहा हो। मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक 90 ईयर्स के आंटी आते हैं, जो कि यहीं चंडीगढ़ के ही हैं। तो उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम है। वो चल नहीं पाते थे। डॉक्टर्स ने उनको ऐसे ही, क्योंकि उनकी एज काफ़ी है 90 ईयर्स, तो वो कोई और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी है और उनको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स उनको नहीं वो हो सकता। तो उन्होंने कहीं से किसी की रेफरेंस के थ्रू मेरे पास है, कहीं उन्होंने मेरा नाम सुना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जो है मैं बहुत अच्छा ट्रीट करती हूँ और रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि वो स्टिक लेकर आए थे और उनका मतलब वो बिल्कुल ही वेट उनका नी नहीं ले रहा था जब वो चल रहे थे। तो मैंने उनको आते हुए देखा और उनका गेट देखा कि बहुत इम्प्रॉपर गेट है, क्योंकि नी आपका वेट बेयरिंग जॉइंट है। अगर वो प्रॉपरली आपका वेट बॉडी का डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन योर नी। तो वो जब आए तो मैंने उनको देखा वो स्टिक लेके, विदाउट स्टिक वो चल नहीं पा रहे थे। 2-3 लोग उनको सपोर्ट करके लाए थे। तो वो केस मेरे पास एक आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ख्याल से 17 ईयर्स पुरानी प्रॉब्लम है ये, और कोई भी ट्रीटमेंट इसका ठीक से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर्स जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी रिलीफ पेन में आता है, पर एज सच उनका जो है वॉकिंग पैटर्न ठीक नहीं हुआ है।
तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग केस था क्योंकि 90 इयर्स बहुत Right. मतलब काफ़ी एल्डरली एज है हम्म। और इसमें आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। बिल्कुल। तो हम ही को सारा फिजिकल एफर्ट डालना था और इस टाइम इस एज तक आते आते आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं प्रॉपरली काम करता है। तो Right. मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि आप ये डाइट लीजिए वो डाइट लीजिए तो मुझे ये हो। तो मैं बहुत इसमें हो गई थी कि आंटी को कैसे रिकवरी करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उनकी बात सुनते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं, उसके बाद हम उनको एक बोलते हैं कि आपको ये डाइट खानी है, इस टाइम खानी है, ताकि जो आपके फूड से एनर्जी बनेगी वो हम यूटिलाइज करेंगे ट्रीटमेंट में। राइट। तो इसमें आंटी के साथ तो ये भी नहीं था क्योंकि वो कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी थे उनको, तो वो डाइजेशन ऑलरेडी 90 ईयर्स के थे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलरेडी लो था, तो वो उनको डाइजेशन भी नहीं था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि आंटी के साथ हम फूड एनर्जी को भी वो नहीं करवा सकते, तो फिर कैसे। तो खैर उनका केस फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा सा रिसर्च किया और फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट, मैंने कहा आंटी मैं शुरू करती हूँ ट्रीटमेंट ऑन ए पॉजिटिव नोट और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप बहुत अच्छे से चलने लगे। तो मैंने शुरू करा ट्रीटमेंट। मैंने उनका ट्रीटमेंट करा, 45 सिटिंग्स दी मैंने उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी में, और आंटी विदाउट स्टिक आज प्रॉपरली चलते हैं। ग्रेट। तो आई मीन वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद वो इतना खुश हुए कि उन्होंने बोला कि शिल्पी यू आर द बेस्ट। आई मीन मुझे ऐसे कोई फिज़िकल थेरेपिस्ट नहीं पहले मिला, उन्होंने Right, ma'am. फिजियोथेरेपी और भी हाँ। कराई थी। तो फिर उसके बाद आंटी का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे मिला। तो मुझे अच्छा लगता है कि ना लोग क्योर होते हैं और फिर एकदम से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वो एक अचीवमेंट है मेरी लाइफ का। डेफिनेटली मैम। यस 90 ईयर की अगर कोई लेडी को आप इतना क्योर कर सकते हो तो डेफिनेटली। बिल्कुल मैम। मैम व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ फिजियोथेरेपी? it's a bright future. I mean, it's like those who want to do physical therapy or those who want to come in physical therapy, they can. I mean, it has very bright future in India now. क्योंकि आजकल लोग क्या है ना, स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि नेचुरली ठीक होने के लिए। एंड फिजियोथेरेपी इज़ ए नेचुरल ट्रीटमेंट। इसमें बिल्कुल। आपको कुछ भी ऐसा कुछ केमिकल्स आपके अंदर नहीं जा रहे, या कुछ भी हम इंजेक्ट नहीं कर रहे, या मेडिसिन नहीं दे रहे, कुछ नहीं। तो वो नेचुरली, जैसे आप योगा में हील होते हो, बिल्कुल। मेडिटेशन में अपने आप को, बॉडी को हील करते हो, फिजियोथेरेपी इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है और मुझे लगता है कि लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट रिक्वायर्ड हैं हमें, जो कि एल्डरली पेशेंट्स या फिर यंगस्टर्स को इस तरीके से हील करें कि उनकी बॉडी को कोई हार्म ना हो और वो हील भी हो जाए, उन्हें रिकवरी भी आए और वो बहुत अच्छा फील करें। तो मुझे लगता है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है। जैसे मैम थ्रू आउट द वर्ल्ड यही माना जाता है कि योगा का जो भी ओरिजिन है दैट वाज इन इंडिया ओनली। तो मैम अगर इंडिया में योगा को लेकर लोगों में इतनी अवेयरनेस है एंड दुनिया भी इंडिया को एज अ योगा गुरु ही देखती है, तो इंडिया के लोगों में मैम ये फिजिकल थेरेपी को लेकर भी अवेयरनेस इतनी ही क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब फिजिकली ही हो रहा है सब कुछ। नहीं देखिए, मैं इसमें ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है। योगा अभी 2-3 सालों से ही बहुत ज़्यादा इसमें आया है, लाइमलाइट में आया कह लो आप, है ना? क्योंकि योगा हमारी हाँ। बहुत पुरानी ये हमारी संस्कृति रही है। राइट राइट। लेकिन हम लोगों ने कभी उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि हम लोगों को, हिंदुस्तानियों को आदत हो गई है कि बाहर से कोई चीज़ अगर वो लोग वैलिडेट कर रहे हैं ना, तो हम उसको प्रायोरिटाइज करने लगते हैं। तो जब बाहरियों ने बोला कि योगा में बेनिफिट्स हैं, योगा हेल्दी है, योगा मेंटली क्योर करता है, फिजिकली क्योर करता है, तब यहाँ के लोगों को समझ में आया कि एक्चुअली योगा वर्क करता है, योगा एक मिरेक्युलस चीज़ है करने के लिए, है ना? तो इसी तरीके से फिजिकल थेरेपी भी है, बहुत पहले से है, पर वही बात है कि हमें बाहर से वैलिडेशन नहीं मिला। अभी क्या होता है मैम, फिजिकल थेरेपिस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बाहर जाओगे ना तो आपको फिजिकल थेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट लेने के लिए ना 3 महीने 6 महीने ऐसे वेट करना पड़ता है। इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है बाहर। तो वहाँ से वैलिडेशन आई है कि फिजिकल थेरेपिस्ट आर रेप्यूटेड डॉक्टर्स, राइट। तो फिर यहाँ से अब धीरे धीरे
अवेयरनेस बढ़ रही है कि या फिजिकल थेरेपी इज़ अ मेडिकल साइंस एंड वी नीड टू एक्सप्लोर दैट साइंस ऑल्सो। तो अब यहाँ पे लोगों का ये हो रहा है, और मेरे हिसाब से साउथ में ये अवेयरनेस बहुत पहले से है, नॉर्थ में ये अवेयरनेस अभी आना शुरू हुई है। ओके मैम। क्योंकि साउथ में मतलब दे आर टोटली अवेयर, देयर इज आई मीन वहाँ तो मैम वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बेटर है। एग्जैक्टली तो मैं वहाँ कह रही हूँ कि वहाँ फिजिकल पेन है तो लोगों को पता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना है, राइट। लेकिन यहाँ पे फिजिकल पेन है तो लोगों को मेडिसिन लेना इजी लगता है ना मैम, उसका असर Exactly. जल्दी हो जाता है। हाँ, पर वो आप ये भी तो देखो कि उसका साइड इफेक्ट भी होता है, एसिड प्रोडक्शन हो जाता है बॉडी में, या फिर राइट मैम। 5 आवर्स या 8 आवर्स के लिए वर्क करता है, बाद में वो पेन आपको एज इट इज़ वैसा फील होता है ना। तो आई मीन ये तो आप पे डिपेंड करता है। देखिए आपकी बॉडी है ना, हम तो यहाँ ट्रीटमेंट देने के लिए बैठे हैं, हेल्प के लिए बैठे हैं, right? लेकिन ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली जाना किसके साथ है। आपको वो मेडिसिन्स के साथ जाना है या आपको एक नेचुरल थेरेपी के साथ जाना है, तो ये तो आप डिसाइड करोगे, आपकी बॉडी है, आप डिसाइड करोगे, हम तो सिर्फ गाइड करेंगे ना। राइट मैम। मैम कोई नई ट्रीटमेंट या कोई और चीज़ें दैट फिजियोथेरेपी हैज़ टू ऑफर अभी? आई मीन इट्स अ ग्रोइंग साइंस, तो इसमें कुछ ना कुछ आता रहता है, तो यू नीड टू स्टडी दैट। आई मीन टाइम पे आपको अपडेट होना पड़ता है, तो वो अपडेशन चाहिए है। वैसे मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपी इटसेल्फ इज़ अ लाइक ग्रेट साइंस की, इसमें मुझे लगता है कि अगर आपने इतनी ही अच्छे से एक्सप्लोर कर रखी है और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो मुझे लगता है बस अपडेशन चाहिए, आपको अपडेट होते रहिए, पढ़ते रहिए थोड़ा, और ट्रीटमेंट आपको जैसे आपको पेशेंट देखने को जितने ज़्यादा मिलेंगे आपकी उतनी एक्सपीरियंस बढ़ेगी, है ना। वो रिकवरी रेट किस में क्या आया है, कितना आया है, क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे तो किस तरीके से उसका रिकवरी आएगा, ये आपको प्रैक्टिस से ही एक्चुअली पता चलता है। तो फिजियोथेरेपी इज़ लाइक यू नीड टू प्रैक्टिस more and more on patients, and then I mean it's a very good thing. I mean या मैम बिल्कुल। मैम कोई एक एडवाइस या कोई भी एक चीज़ दैट यू विश पीपल शुड नो अबाउट फिजियोथेरेपी? मैं एडवाइस यही दूंगी कि प्लीज़ ये मसाज वाली वो नहीं है। आप फिजिकल थेरेपिस्ट को ऐसा मत समझिए कि वो एक मसाज देने वाले कोई टेक्नीशियंस हैं, नहीं, दे आर फुल फ्लेज डॉक्टर्स, राइट। और आपके मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल थेरेपिस्ट कि वो किस चीज़ में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, राइट। उस अकॉर्डिंग वो सारे जॉइंट, सारे मसल्स या नर्व, कोई न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है तो वो नर्व्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट्स हैं फिज़िकल थेरेपी में भी, बेसिकली नेचुरल हीलिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लोर करना चाहिए फिज़िकल थेरेपी के बारे में। Right, और प्लीज़ वो जो ये है कि वो सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मसाज करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं है। मसाज थेरेपिस्ट अलग होते हैं और फिज़िकल थेरेपिस्ट अलग होते हैं। राइट मैम। तो आपको इतना थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लानी चाहिए, बस बिल्कुल बिल्कुल मैम। वी रियली होप दैट थ्रू दिस पॉडकास्ट ये मैसेज ऑडियंस तक ज़रूर जाए, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, हैविंग ma'am. मी हियर। थैंक यू सो Thank you, मच। ma'am.